आपकी इस परीक्षा के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। परीक्षा में इनसे ही प्रश्न बनेंगे, पूछे जाएंगे। परीक्षा कोई भी हो, छोटी से छोटी परीक्षा हो, प्यून से लेकर यूपीएससी हो, इन वीडियो से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कार्बन हम समझा रहे हैं, कार्बन से परीक्षा में प्रश्न आएगा तो इन वीडियो से आएगा ही। तो प्रिय छात्रों, आपका यह पहला पार्ट है। एक वीडियो और आएगा, उसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कार्बन का सबसे कठोरतम अपरूप है। कार्बन का सबसे कठोरतम अपरूप आपका हीरा होता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर अपरूप क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, ये हो गए आप। अब बच्चों, हुआ क्या कि आप घर पर हो तो अलग कपड़े पहने हो, ठीक है, लेकिन हो ही आप। अब आप अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, कहाँ गए? अब आप रिश्तेदार के यहाँ गए अलग कपड़े में, और फिर आप स्कूल गए तो बिल्कुल अलग कपड़ों में आप स्कूल गए, लेकिन हो आप, ठीक। तो आपके तीन अपरूप हो गए। इसी तरह बच्चों क्या होता है, जो कार्बन होता है, एक कार्बन होता है, ये तीन रूपों में प्राप्त होता है। एक आपका बच्चों हीरा हो गया, जो सबसे कठोरतम पदार्थ है। एक बच्चों आपका हो गया ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक है, परीक्षा में बहुत आता है क्योंकि ये अधातु है, और आपने हमेशा याद किया है कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ये सुचालक है, इस पर प्रश्न बनता है। एक है बच्चों आपका फुलेरिन। क्या है आपका? फुलेरिन, ठीक है। फुलर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, उनके नाम पर इनका नाम फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का सूत्र पूछा जाता है तो C60, ध्यान रखें। तो C60 इसका सूत्र है फ्लोरीन का, और बंग मिस्टर फ्लर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो कार्बन का सबसे कठोरतम अपरूप कौन सा बच्चों? अब आपको समझ में आ गया है कि हीरा है। और बच्चों पता है आपको, कांच, जो कांच होता है, कांच बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, कांच होता है, कांच पर अगर हीरे को घिस दें तो कांच चटक जाता, कांच कट जाता। कांच को आप लोहे से काटो, कांच नहीं कटेगा, लेकिन हीरे से काटो, कांच कट जाएगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट में जवाब देना। एक ये आपका हीरे का टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? हीरे का टुकड़ा हो गया। आपके पास बच्चों है लोहे का हथौड़ा। आपके पास क्या है? लोहे का हथौड़ा है। आपने हीरे पर पटक दिया, हीरा फूट जाएगा या हथौड़ा टूट जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ कार्बन से नहीं बना है? तो पहला प्रश्न समझा था, उसी से उत्तर आपका कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से नहीं बना है, जबकि हीरा है, आपका ग्रेफाइट है, आपका कोयला है, जो कोयला होता है वो कार्बन ही होता है, बस उसमें कार्बन की मात्रा कम ज़्यादा होती है। जैसे एंथ्रासाइड कोयला है, उसमें कार्बन ज़्यादा होता है, बिटुमिनस कोयला उसमें कार्बन कम होता है। तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला एक कार्बन ही है, लेकिन ऑक्सीजन एक स्वयं में एक ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का संकेत परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन का जो संकेत है बच्चों, ये आपका O2 होता है। ये इस तरह से होता है, ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन, O2। इसकी संयोजकता जो है कितनी होती है? 2, क्योंकि 2 बंध हैं तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आ गया है। अगला प्रश्न है आपका, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, ठीक है। इसमें सत्य आबंध हैं। क्या पूछा आपसे? इसमें सत्य बताओ, आबंध कितने हैं? तो बच्चों इसमें जो सत्य आबंध हैं, सत्य संख्या है आबंधों की, वो आपकी है 7। सत्य आबंध हैं कितने हैं? 7। परीक्षा में पूछ सकते हैं बच्चों। तो आप सभी जानते हैं प्रिय छात्रों, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किससे बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ठीक है, आप हाँ समझ गए, वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, कितने रूपों में पाए जाते हैं? ध्यान, आपको पता होगा। एक बच्चों आपका एल्केन होता है। क्या होता है? यहाँ पर ये आपका एल्केन होता है, ये एल्कीन होता है, ये एल्काइन होता है। अब यहाँ जो है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको यहाँ से बता रहा है आपको। एक आपका मीथेन, ये सरलतम आपका एल्केन है, ये आपका C2H6 है, एथेन। इसमें जो 7 सहसंयोजक आबंध हैं वो आपसे पूछे हैं।
तो बहुत सरल प्रश्न है आपका, इससे सरल कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। C2, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप C लिख देंगे और इस तरह से आपने 2 C बना दिए। बोलो बना दिए, कोई समस्या हो बताओ। अब H कितनी है, 6 है। 6, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा आप कहीं बंद लगा भी नहीं सकते हो। अब इनकी अब गिनती कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 और एक आपका जो है 7। तो आबंधों की संख्या जो है आपकी कितनी है, 7 है। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। आपसे वो मीथेन में भी पूछेंगे, ईथेन में, प्रोपेन में, एसिटिल में, वो किसी में भी आपसे पूछें, इस तरह से आप उत्तर निकाल करके उनको बता दें। अगला आपका जो प्रश्न है बहुत सरल है, इसको हम समझा चुके हैं। फ्लोरीन में कितने फिक्स कार्बन परमाणु होते हैं। जो फ्लोरीन होता है, बंगमिस्टर फुलर ने जिसकी खोज की थी, ठीक है, तो कार्बन परमाणु इसमें 60 होते हैं। हमारे उत्तर देने से पहले भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन यौगिक, माने जो कार्बन से बने हो, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होने से, अच्छा वो उसी में उत्तर बोल रहे हैं, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होने से। एक प्रश्न यहाँ भी बन गया कि कार्बन यौगिक कैसे होते, विद्युत के कुचालक होते। ध्यान दें, प्रश्न में उन्होंने उत्तर बना दिया। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, उन्होंने देखो प्रश्न में ही उत्तर बना दिया कि कार्बन यौगिक जो हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। अब वो क्या होता है, कुचालक होने से वो आ और जा, माने ना तो वो आ पाते हैं ना वो जा पाते हैं, ठीक है। तो ये सही बात क्या है, विकल्पों में आ जा नहीं पाते हैं और कुचालक क्यों होते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि चाहे कोई भी चालक पदार्थ हो, अगर उसमें बच्चों स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या कहें उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या स्वतंत्र आयन नहीं हो, या मुक्त आयन नहीं हो, तो वो कुचालक होता। कैसा होता है, कुचालक। अगर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो, स्वतंत्र आयन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और मुक्त आयन हो, तो वह चालक होते हैं। ध्यान देना, अगर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो पदार्थ जो है या जो तार है कोई, वो चालक होता है। अब यहाँ प्रश्न में उन्होंने आपसे क्या पूछा, कुचालक है तो उसमें आयन नहीं है, तो उत्तर है आपका ए विलयन में आयन नहीं देते हैं, ए विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। अगला प्रश्न बहुत सरल है, इतना सरल है कोई बता ही नहीं सकते आपको। पूछ रहा है आपसे कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो कार्बन की जो संयोजकता है, चलो वो तो उत्तर आपका 4 है, लेकिन उत्तर आपको पता था इस चीज़ का। कैसे कि बच्चों जो कार्बन होता है, कार्बन है, इसके आसपास आप बंद लगा कर देख लो, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बंद ही आप लगा सकते हो। क्या 4 बंद ही आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कार्बन की जो संयोजकता है 4 होती है प्रिय छात्रों, और संयोजकता क्या होती है। तो प्रिय छात्रों क्या है, कार्बन या तो कभी कभी क्या करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये अष्टक बना लेता है और ये स्थायी हो जाता है। तो माने जो संयोजकता है, कोई भी तत्व जो है जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। और यहाँ पर उन्होंने ना तो धन पूछा है ना ऋण पूछा है, तो क्योंकि वो कन्फ्यूज़न वाला विषय है, तो इसका उत्तर आपका 4 है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही समझ चुके हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर है आपका 2। इस प्रश्न का उत्तर भी हम पहले समझ चुके हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही उत्तर है आपका मीथेन। क्योंकि जब एल्केन अपन शुरू करते हैं, जब अपन एल्केन लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मीथेन आता है, ईथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, पेंटेन आता है, हेक्सेन आता है, ठीक है, और हेप्टेन आता है। इस तरह से वो आते हैं। तो सबसे पहले जो वस्तु होगी, पदार्थ होगी, विषय वस्तु होगी, वो सरल तो होगी। चाहे आप गिनती याद कर लो 1 2 3, तो ये 1 है वो सबसे सरल है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है आपका, मीथेन। इसका सूत्र आपको पता है CH4। यहाँ परीक्षा में एक प्रश्न बहुत बनता है कि
ब्यूटेन का सूत्र क्या है? तो C4H10 ब्यूटेन का सूत्र है। प्रोपेन का क्या है? C3H8 है। ईथेन का C2H6 है। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद कर लें। और मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। अगला प्रश्न भी बहुत सरल है, बहुत सरल है, देखते हैं। देखो, आप प्रश्न में ही उत्तर निकालने की कोशिश करें। कार्बन, ठीक है भाई साहब, हाइड्रोजन से संयुग कर बनाता है। माने वो कह रहा है कि कार्बन है ये हाइड्रोजन से मिल गया तो क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। बोलो एक जैसा है कि नहीं है? एक जैसा है, नहीं है? तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। कार्बन अगर हाइड्रोजन से मिल जाता है तो हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इनके उदाहरण। ठीक है, उदाहरण आपको याद रखने हैं, इनके सामान्य सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितने % है? तो आप सभी को पता है 0.03%। इसका उत्तर सही है। नाइट्रोजन और पूछते हैं तो 78% है उसका सही उत्तर, तो आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न और ध्यान से समझें आप। कार्बोक्सिलिक अम्ल में समूह है, मतलब आप पहचान कैसे करोगे? जैसे कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल की ड्रेस अगर एक जैसी है तो स्कूल की नेम प्लेट भी आप लगा करके जाते हैं, तो मतलब आपकी पहचान कैसी है? इसी तरह जो अम्ल होते हैं उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं अपन? तो अम्ल की पहचान करते हैं समूह के आधार पर, क्रियाशील समूह के आधार पर। किसके आधार पर? क्रियाशील समूह के आधार पर उसकी पहचान कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है इसकी पहचान करते हैं अपन बॉन्ड COOH। इसकी पहचान कैसे करते हैं? बॉन्ड COOH, इससे पहचान करते हैं। ठीक है, परीक्षा में यहाँ वो आपसे क्या प्रश्न पूछेंगे वो समझ लो। वो आपसे पूछेंगे कि जो CH3COOH है ये क्या है? कह देना ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और क्या पूछेंगे? इसका नाम पूछें तो बता देना इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। ये कभी आपने खाया है, पिया है? बता देना हाँ। जो सिरका होता है, जो चाउमीन आप खाते हैं तो सिरका होता है या विनेगर होता है, ठीक है, वो आपका एसिटिक अम्ल ही होता है। ये 3 से 4% का अगर हम विलयन बना देते हैं तो वो सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का हम विलयन बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो सिरका कहलाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 100 लीटर आपका ऐसे आपकी 100 बोतल हैं, आपकी 100 बोतल हैं पानी की, तो उसमें से 3 बोतल या 4 बोतल आप निकाल लीजिए, ठीक है, और 3 बोतल उसमें आप एसिटिक अम्ल मिला दीजिए, तो आपका 3 से 4% वाला जो है एसिटिक अम्ल वो प्राप्त हो जाता है, जिसे हम सिरका या विनेगर कहते हैं। यह अम्ल है लेकिन आप इसे खा सकते हैं क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछेंगे वो ध्यान दो। वो पूछेंगे भाई साहब ये बता दो कि एल्डिहाइड का समूह बता दो। क्या? एल्डिहाइड का। तो ये है जो आपका ये एल्डिहाइड है। क्या है? ये एल्डिहाइड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, ये आपका छोड़ दो, ये नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। CHO आपका एल्डिहाइड है। ध्यान रखें, परीक्षा में पूछते हैं वो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, बॉन्ड CHO। इस तरह से वो भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, द्विबंध आता है। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में पूछते हैं आपसे। अगला जो प्रश्न है बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्रिया में रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करते हैं कहलाता है। कितना सरल प्रश्न पूछते हैं। क्रिया में रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करते हैं, क्रिया में, देखो यही उत्तर बोल रहा है वो तो। क्रिया में रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करते हैं, क्रिया में रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करते हैं उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। उन्होंने प्रश्न में उत्तर बता दिया, क्या करें अपन। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हर साल परीक्षा में आता है, हर साल आता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाता हो।
CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? हर साल परीक्षा में ये आता है, तो ध्यान दें। जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो आपके क्या हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, वो कितने होते हैं? एक आपका यहाँ एल्कीन होता है, लिखने में टाइम लगता है, सुना देते हैं आपको। एल्कीन होता है, उसका सूत्र आपका CnH2n+2। एक आपका एल्कीन हो गया आपका। अब एल्कीन होता है, तो एल्कीन का होता है CnH2n, ये आपका एल्कीन हो गया है। और ये अब एल्काइन बचा आपका, तो CnH2n-2। ठीक है, तो एल्कीन कहाँ है? एल्कीन आपका ये वाला है। ठीक है, एल्कीन कहाँ है? ये है आपका एल्कीन। एल्काइन, ये आपका एल्काइन है। ये रट लो, याद कर लो, हर साल परीक्षा में आते हैं। इसका उदाहरण हर साल पूछा जाता है, C2H2 एसीटिलीन। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एसीटिलीन, एसीटिलीन का सूत्र क्या है? C2H2। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग यहाँ एसीटिलीन इसका नहीं है, एसीटिलीन इसका नहीं है, ध्यान दें। एसीटिलीन इसका उदाहरण नहीं है, एसीटिलीन आपका इसका उदाहरण है। एसीटिलीन आपका इसका उदाहरण है। ठीक है, तो एसीटिलीन है जो गैस वेल्डिंग होती है, तो जो गैस उस से वो वेल्डिंग करते हैं, वो गैस जो है C2H2 होती है। क्या होती है? C2H2 गैस होती है वो। ठीक है, माने तांबे की जो वेल्डिंग होती है वो एसीटिलीन के द्वारा की जाती है, एसीटिलीन गैस के उपयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो C2H2 ध्यान रखें। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस काम में आती है? एसीटिलीन। सूत्र क्या है? C2H2। इससे प्रश्न बनेगा एक, इससे इसका सूत्र ये था, ध्यान नहीं आ रहा था हमको, C2H4। ये है इथिलीन। तो ये फलों को पकाने के काम में आती है। आप जो फल खाते हैं बहुत कच्चे आते हैं, उसको C2H4 गैस के द्वारा पकाते हैं और हानिकारक वो फल आपके हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, सरल भी है, आपने याद भी किया है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणु सूत्र आपका C6H6 है। और बेंजीन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपकी बेंजीन बन गई है। यहाँ CH होता है, यहाँ CH होता है, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH। ये आपके 6 होते हैं। 6 आपके कार्बन हो गए, 6 आपके हाइड्रोजन हो गए, गिन लेना आप। ठीक है, तो ये एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन कहलाता है? बेंजीन कहलाता है। इस पर भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, सो आप ध्यान रखें। अब इसको समझो। इनमें से माने जो विकल्प हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? तो इसको कैसे समझो? देखो, आपके बच्चों जो हाइड्रोकार्बन थे, आपके जो हाइड्रोकार्बन थे वो लोग नहीं थे, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो इनमें एक बंध होता है, इनमें द्विबंध होता है, इनमें त्रिबंध होता है। तो ये जो है आपके, ये जो बंध हैं आपके, ये वाले जो बंध हैं, ये असंतृप्त होते हैं और ये आपका संतृप्त होता है। ठीक है, तो एल्केन के जो यौगिक होते हैं वो संतृप्त होते हैं और जो एल्कीन और एल्काइन के यौगिक होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये हमने मीथेन का सूत्र लिखा, चारों तरफ से घिर लिया बंधों ने, तो ये कैसा है? संतृप्त है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है बाकी दो में। तो कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखो यहाँ पर समझते हैं, अपना उत्तर समझते हैं। एल्कीन तो देखो संतृप्त हो गया। ठीक है, एल्कीन जो है आपका, देखो ये एल्कीन जो है आपका, ये किसका उदाहरण है? ये इसका उदाहरण है, एल्कीन का। बिल्कुल असंतृप्त होता है, तो ये तो सही है। अब एथिन क्या है? तो जो एथिन है बच्चों आपका, ये एथिन है आपका, ये किस में आता है? ये आपका एल्कीन में आता है। प्रोपेन किस में आता है? एल्कीन में आता है। एल्कीन तो एल्कीन है ही। तो हमने क्या बोला था कि इतने जो हैं, यानी कि यौगिक जो हैं, यानी कि सूत्र जो हैं, ये सबरे ऐसे असंतृप्त होते हैं, जबकि जो एल्कीन के जितने भी यौगिक हैं और खुद एल्कीन जो है वो कैसा होता है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न बताना आप, LPG में बेटा
ठीक है, आप बेटा हो, बिल्कुल सही बात हो। एलपीजी में बेटा बताओ मुख्य हाइड्रोकार्बन कौन होता है। एलपीजी में बेटा बताओ कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है। एलपीजी में आपका होता है बच्चों ब्यूटेन। एलपीजी का मतलब है, जो आपकी एलपीजी है, एलपीजी का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, C4H10। ये ब्यूटेन का सूत्र है, हर साल ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार आया है। 18वें समूह की क्या है, 18वें समूह की, चलो 18वां समूह हमने यहाँ 18वां समूह कर दिया। अक्रिय गैस, माने इसमें जो तत्व रखे गए हैं कौन कौन से रखे गए हैं, एक आपका हीलियम है, एक आपका नियॉन है, एक आपका आर्गन है, एक आपका क्रिप्टॉन है, एक आपका जीनॉन है। तो 18वें समूह के जो तत्व होते हैं बच्चों इतने, वो अक्रिय गैसें होती हैं, नोबल गैसें होती हैं, शून्य समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्य समूह कहलाते हैं। कौन सा है, तो ये उदाहरण याद कर लेना, हर साल परीक्षा में आते हैं। अब चलो विकल्प देखते हैं कौन नहीं है इनमें से। देखो कौन शून्य समूह तत्व है पूछ रहे हैं। तो देखो ये तो नहीं है, हाँ दूसरा तो है हीलियम, कहाँ है ये भी देख लो, यहाँ से दिखा देते आपको, ये देखो ये है आपका हीलियम, ठीक है। सोना नहीं है और आपका हाइड्रोजन नहीं है। पूछा है कौन है तो बता देना, तो उदाहरण याद कर लो ध्यान से बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इन्हें अपन 18वें समूह के तत्व भी कहते हैं, अक्रिय गैसें भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, नोबल गैसें भी कहते हैं, शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। आपको कोई भी यूट्यूब वाले ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने नहीं बताया होगा। हमने 5-6 प्रश्न इसी एक प्रश्न में आपको सम्मिलित कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है यौगिक कहलाता है। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। किसी यौगिक का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, क्रियाशील समूह पर निर्भर करता है, इसको हम पहले आपको बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र का सूत्र है H2SO4। तो इसको बच्चों पता है क्या कहते हैं, इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं, H2SO4, ठीक है। ये गांव की भाषा में इसको तेजाब कहते हैं। ये कहाँ मिलेगी आपको, बैटरियों में मिलेगी, चाहे ट्रैक्टर की बैटरी हो, मोटरसाइकिल की बैटरी हो, उसमें H2SO4 भरा होता है, ठीक है। तो ये रसायनों का राजा होता है, सूत्र याद कर लो H2SO4। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीके में पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी। तो इसका सही उत्तर है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या उत्तर सही है आपका, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस प्रश्न को कई बार घुमाते हैं। क्या पूछेंगे आपसे कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो ए ना लिख करके वो क्या कहेंगे, MIC। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कहाँ निकली थी, तो भोपाल गैस त्रासदी में निकली थी। इसका नाम पूछ लेंगे, बता दो, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो क्या था बच्चों, भोपाल में ये बात है शायद 1984 की बात है। तो रात्रि के समय यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इससे हज़ारों लोग मर गए थे, हज़ारों। जैसे कोई व्यक्ति इस गैस को सूंघता था और तुरंत बेहोश होकर के गिर पड़ता था और वो मर जाता था। तो आज कई लोग अपंग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, खटिया पर ही पड़े हैं, तो उनको सरकार अब पैसे भी देती है, पेंशन भी देती है, ठीक है। तो त्रासदी हुई थी उस समय, तो भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। कौन सी गैस निकली थी आपको पता चल गया है। अच्छा एक चीज़ और समझो आप, जो फिल्मों में बेहोश कर देते हैं शीशी में सुंघा करके, वो क्या क्लोरोफॉर्म होती है, उसका सूत्र भी याद कर लो CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म होती है, इसको सुंघा देते हैं और इससे व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं।
और पुराने ज़माने में क्या होता था, जब सर्जरी होती थी, ऑपरेशन होता था, तो थोड़ी मात्रा में इसको सुंघा देते थे, वो व्यक्ति बेहोश हो जाता था। अब उसका ऑपरेशन करना होता था तो ऑपरेशन कर देते थे, उसको पता ही नहीं चलता था। तो पुराने ज़माने में निश्चेतक के लिए क्लोरोफार्म का इस्तेमाल करते थे, पुराने ज़माने में, ठीक है। अब तो नई नई दवाइयाँ आ गई हैं। अगला प्रश्न है, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? हमें भी पता नहीं है, इसको हम हल करके देखते हैं, ठीक है। हमको ही पता नहीं है। ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक आबंध कितने हैं तो देखते हैं जोड़ करके। एक नहीं, ये गलत हो गया, गलत क्यों बना दिया हमने। पहले तो एक कार्बन लगाया जाता है, ठीक है। पहले इसका सूत्र भी पता होना चाहिए आपको। तो इसका सूत्र क्या है, C2H6 इसका सूत्र है। एक कार्बन और एक कार्बन, ठीक है। इसको अपन अब H6 हैं, 1 2 3 4 5 6, मान एक H यहाँ जोड़ेगी, H H H H और H, बिल्कुल सब जगह H जुड़ चुकी है। अब गिन लो, 3 3 6 7, इसका उत्तर क्या है 7। इसका भी उत्तर क्या है 7 है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोला था हमने कि इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता है। निम्नलिखित में कौन एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है? तो आपको एक चीज़ याद हो जाना चाहिए, क्या आपको होगी क्या, तो आपको बता रहे हैं क्या याद हो जाना चाहिए। इसका IUPAC नाम आए तो इसको ओइक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओइक, ठीक। और अगर इसका ऐसा आ जाए, ठीक है, तो अल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल। और ऐसा आ जाए C2H5OH वाला तो ऑल कहते हैं। ये याद करना है आपको। अब देखो, एथेनोइक अम्ल का उदाहरण ओइक। अब इनके सूत्र आपको पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है बताओ? एसिटिक अम्ल का सूत्र है एसिटिक अम्ल का सूत्र है C3, याद क्यों नहीं आ रहा। एसिटिक अम्ल का सूत्र है आपका CH3COOH। ये आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र है, CH3COOH। तो हमने क्या बोला, अगर COOH मिल जावे तो उसको ओइक कहते हैं। अब एसिटिक अम्ल के सूत्र में क्या है, COOH लगा हुआ है, तो एसिटिक अम्ल को क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। जबकि बाकी के सूत्रों में COOH आपको नहीं मिलेगी, ये पक्का पता है। अब आगे और प्रश्न बनेंगे तो उसमें आपको याद रखना है, CHO को अल कहते हैं और C2H5OH को आल कहते हैं। ध्यान रखना, आप नहीं कहोगे सर बताया नहीं है। अब आपका प्रश्न है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है? एल्डिहाइड अभी अपन ने क्या सीखा था पिछले प्रश्नों में, हमने आपको बताया था जो एल्डिहाइड होते हैं उनका जो क्रियाशील समूह होता है CHO होता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। क्या है? CH3CHO। इसका IUPAC पूछेंगे तो अभी अपन ने क्या बनाया था, एथेनल। एथेनॉल नहीं, एथेनल, समझ रहे हो? एथेनल, क्योंकि इसमें CHO है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बेकार्बनिक यौगिक जिनके समान अणुसूत्र अवयव होते हैं। क्या कह रहा है आपसे, देखो, जिनके बेकार्बनिक यौगिक जिनके समान अणुसूत्र अवयव होते हैं, ठीक है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो यहाँ समझो, इनके समान अणुसूत्र अवयव होते हैं। देखो यही उत्तर आया, सम अवयव, तो वो समावयवी कहलाते हैं, जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों। समझो ध्यान से, बेकार्बनिक यौगिक बच्चों जिनकी अणुसूत्र तो समान होवे और भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होवे तो वे समावयवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है प्रकाशिक समावयवता। क्या सही उत्तर है आपका? प्रकाशिक समावयवता। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है?
माने जीवों के वो अवशेष हैं। तो क्या उत्तर सही है आपका? तो देखो बच्चों, कोयला भी इसका उत्तर सही है, पेट्रोलियम भी इसका उत्तर सही है, और एलपीजी भी सही है। तो माने इसका उत्तर क्या है? ये सभी जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अवशेष हैं। ये क्या है? जीवों के अवशेष हैं, जीवों से बनी हुई हैं। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। एल्कीन की तुलना में एल्कीन, कितने प्रश्न आ रहा है? ये आपके हाइड्रोकार्बन हो गए, ये हो गए आपके 3 हाइड्रोकार्बन। ए एल्कीन, ए आपका एल्केन है, ए एल्कीन है, ए एल्काइन है। इसमें हमने बोला क्या बोला था? इसमें 1 बंध, इसमें 2 बंध, इसमें 3 बंध होते हैं। तो जिसमें ज़्यादा बंध हों वो क्रियाशील होता है। अब पूछ रहा है एल्कीन की तुलना में, माने इसकी तुलना में ये वाला कैसा होता है? तो इसमें 1 बंध है, इसमें 2 बंध हैं, तो अधिक क्रियाशील होगा। सीधी बात ए अधिक क्रियाशील होगा, तो अधिक क्रियाशील। अब पूछ ले में कि एल्कीन की तुलना में एल्काइन कैसा है? एल्काइन क्या है? अधिक क्रियाशील है। समझ रहे बात? तो माने जिसमें बंध ज़्यादा होते हैं वो अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसमें पूछते ना कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन है? ये 2 वाले ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये क्रिया ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको नाम याद तो अच्छे से हो गए होंगे अब, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है? तो साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ, ध्यान रखें कभी भी ऐसा प्रश्न आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको उत्तर क्या लगाना? साबुन तथा ग्लिसरॉल लगाना। अगर ऐसा आ जाए निकेल की उपस्थिति में, ऐसा आ जाए कि वनस्पति तेलों का बच्चों हाइड्रोजनीकरण कराते हैं निकेल की उपस्थिति में, ठीक है, तो इससे क्या बनता है? इससे वनस्पति घी बनता है। वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल से घी बनेगा, माना डालडा बन जाएगा। किससे? हाइड्रोजनीकरण से। कब हो? निकेल की उपस्थिति में हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मवेशी खाना के आसपास कौन सी हानिकारक गैस की अधिकता होती है? तो मवेशी का मतलब है जानवर। आप जानवरों के लिए खाना बनाते हैं, माना उनका जो चारा होता है, ठीक, चारा होता है, जो चारा होता है उनका, तो चारा के आसपास एक तरह की बच्चों क्या है बच्चों? गंध आती, स्मेल आती है। क्या स्मेल आती है? तो उस स्मेल में कौन सी गैस होती है? उस स्मेल में, उस गंध में बच्चों मीथेन होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? तो C20H42 कमरे के ताप पर ठोस हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, अधिक मात्रा में एथेनॉल, माना होता है एथिल अल्कोहल, पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? माने बच्चों जो दारू होती है, दारू के ठेके सुनते हैं हम, दारू, शराब, ये यही होती है एथिल अल्कोहल। इसको ज़्यादा पीने से क्या होता है? इसको ज़्यादा पीने से, इसमें क्या लगा पहले में? तंत्रिका मजबूत हो जाती है। बताओ, तंत्रिका मजबूत हो जाती है, लड़ खड़ा के कहीं भी गिर पड़ता है। तो इससे बच्चों होता क्या है? इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, दारू नहीं पीना चाहिए, उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? उत्तर क्या है आपका? सहसंयोजी आबंध। उत्तर आया कैसे? उत्तर आपका आया कैसे वो आपको यहाँ समझना। क्या है प्रश्न में? दो इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी, यहीं से उत्तर आ गया। साझेदारी माने सहसंयोजी आबंध। दो परमाणु हैं, जैसे ध्यान दें आप, यहाँ पर आपको समझा देते हैं हम, ऐसे कि आपका कोई भी एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है, इनमें सहसंयोजी बंध होते हैं। अब जैसे कि अपन ने C2H6 अपन ने अभी समझा था, C2H6, ठीक है,
तो जी आपको एक बंध दिख रहा है, ये बंध दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ते हैं आप, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है? साझेदारी है। ये हाइड्रोजन जो है हीलियम के समान अपना अष्टक पूरा कर लेता है, कार्बन जो है नियॉन के समान अष्टक बना लेता है अपना, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, इसलिए उसे बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। परीक्षा में वो पूछेंगे आपसे आयनिक बंध कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक बंध बनता है।